प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम इससे कबल जो है तासुराती तनक़ीद के बारे में हमने जो है गुफ्तगू की थी, तो उसका बाकी हिस्सा जो है आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो तासुराती तनक़ीद में जो है मुतासिर होना ही या जहन पर जो एक मसरत सी छाती है, वही एक अहम चीज़ उसमें बताई गई थी, जिसमें वॉल्टर पीटर, स्पिंगारन और ऑस्कर वाइल्ड के बारे में आपको मैंने बताया था। तो आज मैं उसके बाकी हिस्से को जो है आपके यहाँ पर आपके सामने मुकम्मल करना चाहती हूँ। और तासुराती तनक़ीद जो है एक किस तरह एक अहम तनक़ीद है और किस तरह जो है तासुराती तनक़ीद का जो दायरा है वो क्या क्या चीज़ें देखता है और क्या चीज़ें इसमें अहम हैं, इसके बारे में हम जो है गुफ्तगू करेंगे। वॉल्टर पीटर और स्पिंगारन के साथ तीसरा अहम नाम ऑस्कर वाइल्ड का है। इन तीनों ने तासुराती तनक़ीद के दबिस्तान की बुनियाद को मुस्तकिम किया। इनमें स्पिंगारन का नाम सबसे नुमायाँ है। उसकी राय है कि तनक़ीद के दूसरे दबिस्तान अदब के साथ इंसाफ न कर सके, कोई काफिया और रदीफ़ और उरूज के चक्कर में उलझा रहा। किसी ने तारीख़ को इतनी अहमियत दी कि फन पारा उसमें गुम होकर रह गया। किसी ने फ़नकार को समझने और उसकी नफ्सियात को जानने पर सारी तवज्जो सर्फ कर दी। तख्लीक से इंसाफ कोई न कर सका। इस कमी को पूरा करने के लिए तासुराती तनक़ीद का दबिस्तान जो है वजूद में आया। अब देखिए कि स्पिंगारन के ख़याल क्या है, उनके किस तरह क्या है जो तासुराती तनक़ीद में अहम चीज़ है वो क्या है। तो स्पिंगारन मवाद को बिल्कुल अहमियत नहीं देता है। वो कहता है कि शेर में जो बात कही जा रही है वो सच है या झूठ, अच्छी है या बुरी, है ना, ये देखता है और उस पर राय देना नक़ाद का काम नहीं, ये फ़लसफ़ी की जिम्मेदारी है। नक़ाद की सारी तवज्जो हैयत पर रहनी चाहिए, यानी इसका काम ये देखना है कि बात को किस अंदाज से कहा गया है और पढ़ने वाले को मसरत हासिल हुई या नहीं। तो इसमें मवाद को इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, मेन चीज़ इसमें हैयत को तवज्जो दी गई। और हैयत के अंदर ये चीज़ होती है कि बात को किस अंदाज में कहा गया है, यानी जिस अंदाज में भी कहा गया है उससे इंसान के दिल पर, इंसान के जहन पर मसरत छा रहा है, खुशी छा रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है, या किस तरह के उसके जहन पर तासुरात जो हैं वो हो रहे हैं। तो वो चीज़ इसके अंदर जो है अहम देखी जाती है। पढ़ने वाले को जो है मसरत हासिल हुई है नहीं। शायरी अखलाक को सुधारने का आला नहीं, जी को खुश करने का ज़रिया है। तो स्पिंगारन ने कहा है कि जी खुश हो गया, इसका मतलब वो कामयाब शायरी है। कुरूचे जदीद दौर का एक बहुत बड़ा मुफक्किर है। वो कहता है कि किसी फ़न पारे का तज्जिया करना मुमकिन नहीं, उसे टुकड़ों में बांट कर नहीं देखा जा सकता। उसके नज़दीक ऐसा करना एक अहमकाना हरकत है। वो शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होने ही को काफ़ी ख्याल करता है। कुरूचे ही नहीं, शायरी में मकसद और नज़रिए के ख़िलाफ़ तो सारतर तक बहुत से मुफक्किर हैं, मगर कुरूचे तो यहाँ तक कहता है कि शायर शेर का मज़मून सोच समझकर इंतखाब नहीं करता, बल्कि वो ये भी कहता है कि अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करना शायर की जिम्मेदारी नहीं है। उसकी राय है कि शायर अपनी तख्लीक को खूबसूरत बना सका तो वो कामयाब हो गया, और तख्लीक बदसूरत रही तो वो शायर नाकाम रहा। तो कामयाब शायरी वही है कि अगर शेर आपके खूबसूरत हैं, आपके पढ़ने से आपके जहन पे मसरत छा गई, पढ़ने से आपके जहन पर अच्छे तासुरात जो हैं वो उभरे हैं, तो वो कामयाब शायरी है, वो भी तासुराती तनक़ीद के मुताबिक। तासुराती तनक़ीद के अलमबरदारों में एक अहम नाम जॉन क्रोरेंज़म का है। वॉल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड, कुरूचे और स्पिंगारन की तरह जो है जॉन क्रोरेंज़म भी शायरी को मकसद और नज़रिए का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं समझता। वो कहते हैं शायरी मकसद और नज़रिए का बोझ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। शायरी तो सिर्फ जो है आप उससे मसरत हासिल करें, वही कामयाब जो है शायरी है। तो और उसे अखलाक, मजहब, तारीख़, समाज और सियासत से बेनियाज करार देता है कि इन सब चीज़ों से बाहर रखो शायरी को,
شاعری کو اس قید میں مت لاؤ کہ وہ اخلاقیات کا پیغام دے یا مذہب کا میسیج دے یا تاریخ اور سماج اس کے اندر شامل ہوں، تو ان سب سے آزاد رکھو۔ وہ ادب ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کو پڑھ کر مسرت حاصل ہو۔ تو اردو تنقید پر روز اول سے تاثراتی تنقید کا غلبہ رہا ہے۔ مشاعروں کی واہ واہ سبحان اللہ تاثراتی تنقید ہی کی ایک شکل ہے جس کا آج تک رواج ہے۔ کوئی شعر سن کر ہم کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ بے جو ہے اچانک سے جو ہے بنا مقصد کے جو ہے اچانک سے ہماری ذہن سے جو نکلتا ہے، ہمارے زبان سے جو نکلتا ہے وہ تاثرات واہ واہ یا سبحان اللہ نکلتا ہے۔ تو وہ کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ ہم اس شعر سے متاثر ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل کو اس شعر نے یا اس ادب نے جو ہے مسرت بخشی ہے، ہمارے دل کو خوش کیا ہے، تو ہم یہ جو ہے تاثراتی تنقید کے حصے میں آتے ہیں۔ تاثراتی تنقید کی ایک شکل جو ہے آج تک رواج ہے۔ اس تنقید کی خامیاں اب پوری طرح نمایاں ہو چکی ہیں، مگر اس کی جھلکیاں آج بھی کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہیں۔ اردو تنقید کے اولین نمونے شعراء اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنقید یا تو عروضی ہے یا پھر تاثراتی ہے۔ تذکروں میں بھی ہوتی تھی نا یہ چیز کہ شعراء کا کلام بھی دیا جاتا تھا، ہے نا، اس کی حیات کے بارے میں تھوڑا سا لکھا جاتا تھا اور اس کے بعد اس پر مختصر سی تنقیدی رائے بھی دی جاتی تھی، ہے نا۔ تو تذکروں کے بعد جن نقادوں نے تاثراتی تنقید کو اپنایا ان میں اہم ہیں محمد حسین آزاد، شبلی، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری، محمد حسن عسکری، رشید احمد صدیقی اور خورشید الاسلام۔ یہ اہم نام ہیں جو تاثراتی نقاد ہیں۔ ان میں سے بعض کلیتاً تاثراتی نقاد ہیں، ہے نا۔ اس میں خصوصیات ملتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور سے تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ملتی ہے تاثرات ان میں دیکھنے کو، اور بعض کے یہاں کہیں کہیں تاثراتی تنقید کے نمونے ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اس لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم تاثراتی تنقید کا باقی حصہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ آپ جو ہے اس میں 10 جو ہیں معروضی سوالات اور ان کے جوابات مجھے لکھ کر دیں گے، اور تاثراتی تنقید پر ایک 250 الفاظ میں ہے نا ایک نوٹ جو ہے مجھے لکھ کر بھیجیں گے۔ شکریہ۔